CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं PTI नॉर्थ के सदर और मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी। उनसे मुलाकात के लिए हम इस्लामाबाद में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। आपको कायदे कोहसार भी कहते हैं, वो क्यों? जितना ये हमारा पहाड़ का इलाका है, कोहसार बेसिकली पहाड़ को कहते हैं और मरी को मलका कोहसार कहते हैं। उस हवाले से मैं वहाँ से चूँकि मैं हेल कर रहा हूँ और वहाँ से मैं आया हूँ, इसलिए वो कोहसार ने मुझे मुंतखब किया, कोहसार ने मुझे इज़्ज़त दी, कोहसार ने मुझे पार्लियामान में भेजा और वक्त के वज़ीर आज़म के मुकाबले में मुझे जितवा के भेजा। इसलिए शायद मुझे लोग कहते हैं, वैसे मैं तो अपने आप को खादिम ही कोहसार कहूँगा, लेकिन वो मुझे कायदे कोहसार कहते हैं। आप पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में से एक हैं जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बड़ी ख़ास तवज्जो देते हैं। तो क्या कामयाब सियासतदान बनने के लिए स्टाइलिश होना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, मैं सारा अरसा इस्लामाबाद में पढ़ा हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैंने काम किया है और मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई इतना ज़्यादा स्टाइल पे तवज्जो देता हूँ, लेकिन कुदरती है कि चीज़ें कुछ हैं और मेरा ख्याल है कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। नॉर्मली मैं सियासत में तो जो हमारा एक वज़ाक़ता होती है, जो लिबास होता है, वही हम ज़ाहिर ज़ेबतन करते हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में होते हैं तो बंदे का दिल करता है कि थोड़ी सी बंदा अपने उसमें भी आए, बिकॉज़ एक आपकी अवामी और पब्लिक ज़िंदगी होती है, वो तो पब्लिक की तरह आप गुजारते हैं। आपकी पहचान के बहुत से हवाले हैं, तदरीसी शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं और अब एक कामयाब सियासतदान भी हैं। आप ख़ुद अपनी ज़ात के लिए कौन सा हवाला ज़्यादा मोतबर समझते हैं? देखिए, हर हवाले ने अपना अपना मेरी ज़िंदगी में रोल प्ले किया। सियासत ने मुझे पहचान दी। अब पूरा पाकिस्तान मैं दावा करता हूँ कि अक्सर जो सियासत के लोग हैं जानते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े ईवान में मैं बैठता हूँ। बहुत इज़्ज़त की बात है, बड़े मकाम की बात है और 8 लाख लोगों का मैं नुमाइंदा हूँ डायरेक्ट। लेकिन अगर मुझे इज़्ज़त किसी फील्ड ने दी है तो वो मुझे एजुकेशन ने दी है। इस्लामाबाद के अंदर मेरे 9 से 10 हज़ार लोग हैं जिनको मैंने ख़ुद पढ़ाया। तो आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स SP तक, पुलिस में, दीगर डिपार्टमेंट्स में, इंटरनेशनल इदारों में वो है, तो बड़ी इज़्ज़त होती है किसी जगह पे जाएं। और क्रिकेट मेरा शौक़ था। एक पार्लियामेंट्री इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में इंग्लैंड में, तो मैंने उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और एक और खुशी की बात यह कि पाकिस्तान ने इंडिया को, बांग्लादेश को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को हरा के वी वर द वर्ल्ड चैम्पियंस। तो वो मैं क्रिकेट इसलिए है, वो मेरा शौक़ है। पॉलिटिक्स है, ये अब एक फील्ड बन गया है। इमरान खान से एफिलिएशन थी, एक मोहब्बत थी, पाकिस्तान के लिए कुछ करना था। सोचा कि एजुकेशन में कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं और अगर सियासत में आएँ तो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में बदल सकते हैं। आप बड़े लतीफ़ मिजाज के सियासतदान हैं। बचपन में वो कैसा माहौल था आपके इर्द गिर्द जिसने आपको इस पैराए में ढाला? माहौल भी था। मेरे माँ बाप दोनों, वालिद साहब की मेरी को आज से 2 महीने पहले इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। वालदा जो हैं वो अभी माशाल्लाह हयात हैं और बड़ी सेहतमंद हैं। उन दोनों की ख़ानदानी तरबियत थी कि कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, कभी किसी को गाली गलोच नहीं करना, तो हमेशा कुर्बानी देनी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत मैंने अपनी ज़िंदगी के जो थीम है उसमें रखी हुई है। बचपन में कामगो थे, शरारती थे, किस तरह के थे? मेरा बचपन का कुछ हिस्सा मेरे गांव में गुजरा, उसके बाद हम शहर में आ गए। तो मैं बचपन से ही शर्मीला था, घबराता था सामने जाने के, बात करने से मैं एकदम से मैं ब्लश कर जाता था। बहुत इंटेलिजेंट था। मैं जिस स्कूल में भी गया मैंने हमेशा टॉप किया। कभी भी अगर मैं कभी क्लास में, कभी किसी टेस्ट में सेकंड आया हूँ तो वो समझें कि वो मेरे लिए रोने धोने का था। कुरान पाक का भी कुछ हिस्सा हिफ्ज़ किया। शरारतें उस तरह नहीं की, हमेशा दूसरों का ख्याल रखा। लेकिन वैसे है कि क्रिकेट में 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि बल्ले शल्ले चल गए, लेकिन वो भी जब किसी बंदे ने अगले ने इंतहा कर दी। तो बचपन सादगी, पढ़ाई, जहानत की तारीफ़ें और स्टार बेबी ऑफ द फैमिली का मुझे एडवांटेज रहा। बचपन में क्या ख्वाब देखा करते? देखिए, ये ख्वाब भी मेरे बचपन की सीढ़ियों की तरह ऊपर चलते रहे। पहले मेरा ख्वाब ये होता था गांव में कि मैंने हर सूरत में ना मैट्रिक पास करनी है, पढ़ने लिखने का और
मुझे MSc करने का शौक़ था। तो अल्लाह ताला का इतना फ़ज़ल है कि मैंने जब MSc की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो MSc प्रोविजनल था उसमें मैंने टॉप किया। फिर मैंने नौकरी का ख्वाब था कि अच्छी नौकरी करनी है, तो यहाँ एक बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल का इदारा है फ्रॉबल्स इंटरनेशनल, तो वहाँ मुझे नौकरी मिली। फिर मैंने एक वक्त में अपने लिए एक ख़ास आमदनी का हिसाब लगाया, फिर ख्वाब बदलते गए, अपने आप को स्टेबल कर लिया, फाइनेंशियल स्टेबल हो गया, लोग जानना भी शुरू हो गए, इस्लामाबाद में घर भी हो गया, अपना बिजनेस भी हो गया, स्कूल भी हो गया। तो फिर मैंने कहा कि ख्वाब देखा कि मैं किसी अच्छे मकसद के लिए अपने आप को वक्फ करूं, तो मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। ये 2006 की बात है। तो ख्वाब ये देखा कि किसी दिन PTI को गवर्नमेंट में देखना है। आपका सियासी सफ़र PTI से ही शुरू हुआ। क्या क्रिकेट से मोहब्बत इस पार्टी में शमूलियत की वजह बनी? मेरा सियासी सफ़र PTI से शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। हो सकता है कि क्रिकेट की वजह से इमरान खान से एक मोहब्बत हुई, लेकिन मैं यकीन माने, मैं इमरान खान साहब को बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं समझता था। मेरे नज़दीक मेरा क्रिकेट का आइडियल वसीम अकरम था। लेकिन इमरान खान के जो बाद में सोशल वर्क था, फिर जब उन्होंने बातें शुरू की, फिर जब हमने देखा कि ये पाकिस्तान में करप्शन है और ये सब कुछ पाकिस्तान नीचे जा रहा है, उस वक्त मैंने सोच समझ के इमरान खान को बतौर नज़रियाती इंसान उनको ज्वाइन किया। लेकिन उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और उनमें जो सलाहियत थी पाकिस्तान को बदलने की, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। इसलिए मैं सियासत में आया और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। पहले यूनियन काउंसिल में तंजीमें बनाई, फिर ज़िले का सदर बना, फिर मैं डिवीज़न का सदर बना, फिर नॉर्थ पंजाब का सदर बना, फिर बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़के तो मैं सदर बना। और सोच यही थी कि अपने लिए कुछ नहीं है, मुल्क के लिए करना है। आपने पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ा, तो क्या 2018 में आपको तवक्को थी कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा देंगे? 2018 में जितने मेरे वेल विशर्स थे, फवाद चौधरी ने मेरे से बड़ी ज़िद लगाई कि आप ना इलेक्शन लड़ें, शाइस्ता खान के मुकाबले में आप हार जाएंगे, हम आपको सूबाई का टिकट आप लें और हम चाहते हैं कि आप मिनिस्टर बने, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारे और लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको इलेक्शन जीत के दिखाऊँगा। मैं पक्का श्योर था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा, वज़ीर इमरान खान साहब ने कहा कि तुम जीतोगे तो नहीं, लेकिन तुम लगता है अच्छी फ़ाइट दे दोगे। फिर मैं दरमियान में जब प्रोग्राम करता, मैं उनको व्हाट्सएप मैंने किया एक बड़ा जलसा, तो मुझे कहते हैं कि नाउ आई सी यू क्लोज टू विनिंग। तो मैंने कहा नहीं सर, इंशाल्लाह आई एम टेलिंग यू आई विल विन। इलेक्शन से पहले मेरे पास इसी कुर्सी पे आके बैठे तलत हुसैन उस वक्त, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैं अभी शाहिद खान साहब का इंटरव्यू करके आया, आप जितना कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इलेक्शन जो है ना वो करीब लेके जाएंगे। मैंने कहा ये तो आपको लगता है, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं इलेक्शन 30,000 की लीड से जीतूंगा। गो कि मेरी लीड इतनी नहीं थी, वो 12-13 हज़ार थी, लेकिन कहने की बात है कि फ्रॉम माई साइड आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई विल विन द इलेक्शन। मैं एक इंटरेस्टिंग बात हूँ, मेरी और फवाद चौधरी की शर्त लग गई थी। उन्होंने कहा था अगर तुम शाहिद खान अब्बासी साहब से 10,000 वोट से कम से हार गए तो तुम्हारी मेरी शर्त है 10 लाख रुपए की। मैंने कहा मैं 10 लाख आपको दे दूंगा अगर मैं 10,000 एक वोट से हार गया, लेकिन पैसे आपसे तब लूँगा जब मैं शाहिद खान से जीतूंगा। लेकिन वैसे फवाद चौधरी साहब बाद में मुकर गए। मैंने PM साहब को शिकायत लगाई, कहते हैं इसने पैसे दिए, मैं क्या नहीं दिए, मुकर गया। तो क्या वजह है, आपके पास इकोनॉमिक्स की भी IT की भी डिग्रियाँ भी हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी आपने हराया है, उसके बावजूद आपको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली? ये सवाल इसका जवाब तो वैसे कैबिनेट में डालने वाले दे सकते हैं। देखिए मैं इस पार्टी में नज़रियाती तौर पे आया था, MNA MPA बनने के लिए नहीं आया था। मैं बतौर MNA मैंने अपने हल्के के लिए बड़े काम करवा लिए हैं। कैबिनेट में आना एक इज़्ज़त की बात है और इज़्ज़त का मकाम है। अपनी लीडरशिप पे छोड़ा है, जब वो मुनासिब समझें मुझे कुछ कंसिडर करें, अगर वो कंसिडर करें या ना करें उन पे मेरा काम है अपना काम मेहनत से दिल बिल्कुल पूरी तरह खलूस से नीयत से करना। लेकिन मैं अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप पे पूरा मुझे भरोसा है कि जब वो डिसाइड करें तब मैं हाज़िर हूँ, अगर ना करें तब भी मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। वैसे अगर आपके पास चॉइस होती तो आप कौन सी वजारत लेते? देखिए मेरा फील्ड इकॉनमी है, मेरा फील्ड एजुकेशन है, मैं IT भी समझता हूँ। एक पॉलिटिशियन जो है वो किसी भी इदारे को चला सकता है क्योंकि उसने लोगों के साथ कंपटीशन करके ऊपर आया होता है। इनमें से तो ये मेरी चॉइसेस हैं। वजारत ना भी हो, काम करवा लें। मुनासिब नहीं लगता कि मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ और मैं खुद ही पोर्टफोलियो डिसाइड करना शुरू हो जाऊँ। कहते हैं ना आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज कम्स। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी चॉइस दे दूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन अगर मुझे शुरू में कहते तो एजुकेशन वुड हैव बीन माई बेस्ट चॉइस।
लेकिन अब चूँकि शफकत साहब हैं, वो दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हम एक ग्रुप में भी थे, तो वो हैं, तो मेरा ख्याल है ही इज़ डूइंग फाइन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अगर आप IT मिनिस्टर होते तो 3 साल में पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर देते, तो आपके पास वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो IT मिनिस्टर के पास नहीं है? देखिए, IT मिनिस्टर भी बड़े अच्छे आदमी हैं और मेरे दोस्त हैं अमीनुल हक साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर बंदे में अपना अपना टैलेंट होता है। मैंने इस फील्ड को समझा है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रीट बन गया है इसी सोशल आपकी जो IT की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि मैं ख़ासकर इकॉनमी में ये जो आज आपके टैक्स एविजन का मसला है कि जी वो कहते हैं ये रसीदें दें, मैं कहता हूँ मैं रसीदें ही ख़त्म कर दूँ। मैं सिर्फ एक बार कोड इंट्रोड्यूस कराऊँ और बार कोड पे चीज़ की फैक्ट्री से लेके अगर पूरा चेन उस पर मेंशन हो, मतलब किस फैक्ट्री की बनी है, तो उसको फैक्ट्री अगर कोई चीज़ स्मगल होकर आती है, जैसे हमारा टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स तो बहुत थोड़ा आता है लेकिन चीज़ें बहुत मार्केट में आती हैं। तो मेरा ये है कि मैं इस फील्ड में इकॉनमी प्लस IT को मिला के सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर दूँ ताकि जो हमारे मईशत का सबसे बड़ा मसला टैक्सों की चोरी है वो ना हो। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ हैं कि जो हम सारे गवर्नेंस को IT पर ला सकते हैं। तो ये मैं इसलिए समझता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं कि मैं उसका मिनिस्टर बनूँ। अगर मुझे कोई ऐसा टास्क दे दें तो मैं इस पर पाकिस्तान के लिए साल 1.5 साल में बहुत काम कर सकता हूँ। और दूसरा, मैं टूरिज़म के हवाले से मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने छोटे से एरिया में मरी में एक जगह पे अपने आइडिया से मॉल रोड 2 का डिज़ाइन किया और लोगों को उसको पब्लिसाइज़ कर दिया। तो आज वो जगह मॉल रोड में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सारे फूड चेन्स आ गए, हुकूमत का अभी तक 1 रुपया नहीं लगा। ये मैं समझता हूँ कि टूरिज़म भी बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का एक एसेट है जिसको हम पूरी तरह टैप नहीं कर सके। तो ये जो हमारा इनविजिबल एक्सपोर्ट है, हमें जो बाहर से हमारे पास जो रिज़र्व का मसला है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अकलौती बेटी वानिया अब्बासी के साथ नाश्ता किया। Vania, how are you? I'm good. How are you? Fine, alhamdulillah. How do you spend time with your daddy? Most of the time we just talk in his room, and he usually doesn't have time for us, but because he's always busy with things, but sometimes he does spare some time for the family. Does he help you in studies? Yes, he's very good at maths, so he helps me in maths. आपको पता है आपके बाबा एक सियासतदान है, तो आपको कैसा लगता है? It's really nice that he helps people, he supplies them with water, and he builds roads for people, makes universities. So I think it's a very good career choice. आपको अपने बाबा में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? That he's very caring, and even though he's such a busy man, he sometimes makes time for us so that we can talk about things. जब आप बाबा के साथ होती हैं तो उस वक्त की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? Just by talking, sometimes we go outside to eat somewhere. He tells me about his childhood stories and how he went through a lot of trouble so that we can enjoy our lives. And we travel a lot, and yeah, that's how we spend our time. क्या आप अपने बाबा को आइडियलाइज करती हैं? Sort of, but I don't really have the interest in politics that much. I kind of want to be a writer, or either a writer or an artist, because I like to be creative, you know. सदाकत साहब, आप तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बेटी के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, हमारी इकलौती बेटी है। अक्सर इनका मुझसे गिला होता है इसका और इसकी माँ का कि जी टाइम नहीं हमें देते। तो जब मुलाकात होती है फिर हम बैठ के तो इसके गिले शिकवे मैं सुनता हूँ और इसको मैं ज़्यादातर अपनी जो बचपन की मेरी स्टोरीज़ हैं, जिस तरह के आज हम जिस हालात में हैं, इससे पहले जो लोगों के हालात थे, हम लोग जिस तरह मैंने स्कूलिंग की है, जिस तरह मैंने अपने आप को बिल्ड किया पॉलिटिक्स में, उसको सुनाता हूँ ताकि इसके जहन में एक रोल मॉडल आए। बहुत ही समझदार बच्ची है, अपनी एज इसकी 11 साल है, लेकिन इसकी सोच माशाल्लाह बड़ी है और मेरी मुश्किलात को भी समझती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी इस बात पे हमारा इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे ख़ुद फील होता है कि वो जो एक प्यार है इसका बचपन का, वो एकदम से गुजर गया और एकदम से ये बड़ी होगी। आप जितने स्मार्ट हैं, फिट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप
ये वाला नाश्ता करते हो? देखिए, जैसे पोठवार के लोग हैं, ये खाने पीने में इतने मशहूर नहीं जितना आप सेंट्रल पंजाब के लोग हैं। हमें पता था लाहौर से लोग आ रहे हैं और लाहौर के तरीके से हम नाश्ता बंदोबस्त किया। हम नॉर्मली बड़ा हल्का और बड़ा सादा खाना खाने वाले लोग हैं। हम पहाड़ के लोग हैं, अंडा खा लेते हैं, सुबह पराठा भी नहीं खाते, बस खुश्क रोटी होती है, एक कद को जूस होता है। बेटी मेरी ज़रा मॉडर्न है, इसका ज़रा नाश्ता मुख्तलिफ होता है। हाँ, वो आ गया इसका तो सीरियल वगैरह होता है। फिटनेस के लिए चूँकि हमारे इलाका इस किस्म का, मैं आपको लेके जाऊँगा, पहाड़ है तो वहाँ लोगों के आना जाना खुशी गम में शरीक होते ही फिटनेस वैसी हो जाती है, जिम जाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। जी, मेरा ख्याल है कि ये बातें चलती रही कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप नाश्ता करें, बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। लिबास बदलकर पार्टी ऑफिस की तरफ रवाना हुए। बासी साहब, ये बताएं कि पीटीआई की हुकूमत 3 साल में महंगाई ख़त्म क्यों नहीं कर सकी? लेकिन ये सवाल वो है कि जो हर टीवी टॉक शो में होता है, हम हल्के में जाते हैं, लोग महंगाई की शिकायत करते हैं। ये वो तनकीद है जिसको हम समझते हैं कि ये जायज़ तनकीद है जी, और इस तनकीद का हमें जवाब देना है। चूँकि मैं मईशत मेरा सब्जेक्ट है, तो देखें, एक मुल्क आपके घर की तरह का होता है। आप मुझे सोच बताएं कि घर में मिलता है 2018 में, जब बैरूनी तौर पे हमारे जो मामलात हैं दुनिया के साथ, उसमें वो जो करंट अकाउंट का खसारे की हम बात करते हैं, वो हमारा लेन देन है और उसमें हम 19 अरब डॉलर के खसारे में। अब 19 अरब डॉलर हम कम कमा रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है हमें 19 अरब डॉलर कहीं से कर्ज़ा लेके देना है। और 19 अरब डॉलर को ज़रब दें, ये कितने हज़ार अरब बन जाता है रुपयों में। ये मसला था। अब इस मसले को हल करना था, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। इस महंगाई का एहसास हुकूमत के एक छोटे बंदे से लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आने वाला साल है, इसमें चूँकि हमने मईशत को कहते हैं कि मुस्तहकम हो गई है, अब मुस्तहकम मईशत जो है, इसके बाद इसके फ़ायदे गरीबों को मिलने हैं, आम लोगों को मिलने हैं। मंगल का दिन सदाकत अली अब्बासी ने अपने हलके के अवाम के लिए मखसूस कर रखा है। पब्लिक डे पर आए हलके के लोगों के मसाइल सुने और उन्हें तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक पार्टी के आइंदा लाएअमल से आगाह किया। पार्टी कारकुन की वफात पर दुआए फातिहा की, मरी की तंजीम से मुलाकात की, हलके के मकामी सहाफ़ियों से मुलाकात की और उनके मसाइल पर हुकूमती ताउन की यकीन दहानी करवाई। अब्बासी साहब, आप अपने वर्कर्स को सीधी और खरी बात करते हैं, तो क्या इससे आपके वोटर नाराज़ नहीं हो जाते? देखें, ये 21वीं सदी के लोग हैं, ये बड़े बाशऊर हैं, ये बॉडी लैंग्वेज भी समझ लेते हैं, इनको बात की पिछली बात भी पता होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे ना, वो उससे धोखा नहीं करेंगे, अपने आप से धोखा करेंगे, अपना इमेज ख़राब करेंगे। तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि इनको यहाँ बुलाऊँ और ये मेरे ऑर्डर पे आ जाए। एक ही ताकत है, वो है अखलाकी ताकत। वो कैसे आती है? जब इनको पता हो कि जिस बंदे के पीछे हम चलते हैं, एक तो वो बंदा सच्चा है, हमारे से सिंसियर है और कॉज से सिंसियर है। जितनी डेवलपमेंट आपने प्लान की हुई थी वो सारी कागज़ों में रही, ऑन ग्राउंड अभी उतनी नज़र नहीं आ सकी है, इसकी क्या वजह? देखिए, शायद साहब तो 30 साल वहाँ पे रहे, आपको विजन को मटेरियलाइज करने में और मटेरियलाइज विजन को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने में, प्रोजेक्ट को रियलिटी कन्वर्ट करने में ये कुछ 4-5 साल का अरसा चाहिए होता है। तो हमें पहले 2 साल मुल्क की मईशत का जो हाल था आप सबको पता है, तो डेवलपमेंट की तरफ हमारी हुकूमत का फोकस ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमने जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने कर दिए थे। अब हम मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा एक पूरे इलाके को कनेक्ट करने का ऐसे एक प्लान दिया। आज जो हमने मंसूबे दिए हैं, आपने कहा ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे। शायद पाकिस्तान का वाहिद सरकारी बिल्डिंग है पंजाब हाउस, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुका है। हमने कहा था कि हम कौसार यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज कौसार यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने जो दीगर प्रोजेक्ट्स कहे थे
उनके बजट एलोकेशन हो गए तो हम इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में वो प्रोजेक्ट्स हमारे लोगों को ग्राउंड पे नजर आएंगे। गैस और पानी की सहूलियात टूरिज़्म के लिए लाजम और मलजूम हैं, आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़ा ही आपका पर्टिनेंट सवाल है और ये मेरे जो यहाँ लोग बैठे हैं इनके दिल का सवाल आपने कर दिया। जब ये मेरे पास आते हैं एक ही बात करते हैं कि गैस कदों देसो। गैस के मामले में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी है कि मुल्की सतह पे गैस की शॉर्टेज भी है। वाटर सप्लाई हमने खासा काम कर लिया है। एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है इस इलाके का बल्क वाटर सप्लाई, जिस पे बिलियंस खर्च हो चुका है, लेकिन वो पिछले 15 साल से खटाई में पड़ा है। लेकिन अभी हमने 3-4 बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम दी हैं बिलियंस की, को 2.67 बिलियन हमने उसके लिए एलोकेट किया पानी के लिए। फिर यहाँ आबे पाक अथॉरिटी है, उसका मैं नॉर्थ पंजाब का हेड भी हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी वाटर सप्लाई स्कीम भी दें, बड़ी भी दें। लोग कहते हैं कि आप टॉक शोज़ में ज़्यादा नज़र आते हैं, अपने हलके में नहीं। ये बात आपने की है तो ये सारे हंसना शुरू हो गए क्योंकि ये बात की जाती है। आजकल वैसे दौर टेक्नोलॉजी का है, टॉक शो पे भी आप हल्के की बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन हल्के के काम मैं इनके साथ मिलकर करता हूँ। लेकिन मेरे वज़ीर-ए-आज़म की भी ख्वाहिश है कि जो वो अच्छे काम कर रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए हमें अपने आप को पेश करना है। और शायद जो ज़्यादा क्रेडिबल फेसेस हैं, जो ज़्यादा पीटीआई फेसेस हैं, उनकी ज़्यादा टीवी पे एक्सेप्टेंस है बजाय उन लोगों के कि जो दूसरी पार्टियों से आए। तो मैं तो इसको एजाज़ समझता हूँ। लेकिन बहरहाल आप एक काम करेंगे तो दूसरा रह जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सब भाइयों को पता है कि आजकल मीडिया का दौर है और सियासत में बंदा हो और कोई आपको लोग ना जानते हों तो वो अच्छी बात नहीं होती। शायद मुझे टीवी पर आने का ये फ़ायदा है कि जिस दफ्तर में मैं भी जाता हूँ मुझे ना तारफ़ कराने की ज़रूरत पड़ती है, ना अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। तो मेरे बहुत सारे काम जो दूसरे लोगों के हफ्तों में होते हैं मेरे वो घंटों में हो जाते हैं। पुलिस लाइन रावलपिंडी का दौरा किया। CCPO एहसन यूनुस ने उनका इस्तकबाल किया और रावलपिंडी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 12 रुकनी मीडिया टीम का हिस्सा है। ये ओहदा है या एजाज़? ओहदा तो वो होता है जिसमें आपको कोई दफ्तर मिलता है, कोई स्टाफ मिलता है, कोई उसके अलावा ये तो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है। और शायद मैं और जितने वो स्पोक्स पर्सनस हैं उनमें सिर्फ वाहिद मैं हूँ जो सिर्फ MNA हूँ जिसके पास किसी किस्म का कोई कमेटी, कोई मतलब कोई किसी किस्म की जो फैसिलिटीज़ होती हैं सरकारी, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा ये एज़ाज़ है कि हमारे आइडियल वज़ीर-ए-आज़म जिनके लिए हमने 20-22 साल मेहनत की, आज वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और मैं उनकी गवर्नमेंट के सरकारी सतह पे और कौमी सतह पे उनकी गवर्नमेंट को डिफेंड करता हूँ और उनके अच्छे कामों को हाईलाइट करता हूँ। मुझे मेरे लिए भी एज़ाज़ है और ये अंदर से मुझे तस्कीन भी है कि मैं एक अच्छा काम करूँ। हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा करते हुए किन मामलात में मुश्किल पेश आती है? देखिए, मुश्किल तो कोई पेश नहीं आती। जब अंदर सच्चाई हो तो मेरा ख्याल है बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन मुश्किल पेश आती है जब आगे दूसरी पार्टी की ख़वातीन हों और वो ख़वातीन बात ऐसी कर रही हों कि जो पर्सनल अटैक कर रही हों और ज़ू मानी गुफ्तगू करती हैं कुछ ख़वातीन, तो उस वक़्त बंदे को लगता है कि यार ये मतलब एक अपने मेयार से, अखलाकी मेयार से नीचे की गुफ्तगू कभी कभी करना पड़ जाती है। और जब भी वो गुफ्तगू करना पड़ी बाद में मुझे उसका मलाल भी हुआ। लेकिन उस वक़्त स्पर ऑफ द मोमेंट में अगर आप अगला बंदा आप पे कोई बातें कर रहा है और अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो देखने वाले जो होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उन पर बड़ा नेगेटिव इमेज पड़ता है कि शायद हमारा बंदे में कोई खामी है, कोई कमी है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो एक बंदा जो बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करे, तहम्मुल से गुफ्तगू करे, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। कोई हादसा हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, कोई पुलिस की तरफ से ज़्यादती हो जाए, जिस तरह के कत्ल के वाक़यात हैं, रेप के वाक़यात हैं, उनमें ज़ाहिर है हुकूमत और हम ज़िम्मेदार हैं। तो उस वक़्त थोड़ी सी मुश्किल लगती है। वो मुझे पता होता है कि वो मेरे वज़ीर-ए-आज़म का, मेरा या मेरे किसी वज़ीर का कसूर तो नहीं है। आप कभी कभी अपनी ही पार्टी के लोगों से भी लड़ पड़ते हैं, क्या आप PTI के बागी रुकन तो नहीं? नहीं, वैसे मैं बड़ा अमन पसंद आदमी हूँ। मेरे मत्थे लड़ाइयाँ लग जाती हैं और एक बड़ी लड़ाई हुई थी PTI के अंदर धरने में
और आज तक उसका नाराज़गियाँ हैं, अभी तक भी है वो लड़ाई। हालांकि मेरे साथ काम करने वाले मेरे ऑफिस बेरर से, मुझसे जूनियर थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उनकी वजह से वो लड़ाई हुई और उन्होंने वो लड़ाई की। हालांकि मैं खुदा गवाया आज उस बात को 5 साल गुजर गए, मैं मना करता रहा कि लड़ाई ना करें, लेकिन बाद में पार्टी में वज़ीर आज़म के सामने, पार्टी चेयरमैन के सामने उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जी मैंने ही वो लड़ाई, मैं उसका मास्टरमाइंड हूँ, जिससे इमरान खान साहब मुझसे खासे नाराज़ हुए और नाराज़ रहे बड़े अरसे तक। और उनका ख्याल था कि मैं उनकी तवक्को पे पूरा नहीं उतरा और मुझे ये लड़ाई रुकवानी चाहिए थी, लेकिन रुकवाई तो उनको कहा गया था कि जी मैंने करवाई है, तो वो नाराज़ हैं। और मैं अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल सियासी लड़ाई होती है आपकी पॉलिसीज़ पे, इश्यूज़ पे, अपॉइंटमेंट्स पे आपका इख्तलाफ होता है, लड़ाई नहीं होती। ये जो फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के MNA को थप्पड़ मारा, क्या ये इस बात की निशानदेही है कि हम लोग सियासी अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं? जो आपा फिरदौस ने जो थप्पड़ उनको मारा मैंने देखा भी, बल्कि उससे अगले दिन उसी शो में मैं गया था और उसी शो में वो जो कादर मंदोखेल साहब भी आए हुए थे। कभी कभी पहली तो बात है ये होना नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को अपने कम अज़ कम फ़िज़िकल होना, हाथ तशद्दुद करने का तो कोई इख्तियार नहीं है, मर्द है या औरत है, लेकिन कभी कभी अगला बंदा इतना आपको तंग कर देता है कि आप ऐसी स्टेट पे आ जाते हैं कि प्रोग्राम छोड़ के आ जाए। मैं मंदोखेल साहब से एक प्रोग्राम मैंने उससे पहले किया था और मैंने एंकर को कहा कि मैंने कहा मेरी आज क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम बड़ी लो रही है, तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं प्रोग्राम छोड़ के आ जाता, लेकिन हाथ उठाना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं था। टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए मरी में ज़ेर तामीर माल रोड 2 से मुताल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल संघेड़ा ने ब्रीफिंग दी। अब्बासी साहब, ये टूरिज़म हाईवे क्या है जिसका हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और ये मॉल रोड 2 का मंसूबा क्या है? जैसे मॉल रोड पुराना है, मॉल रोड 2 बनेगा, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ बाहर का जो इन्वेस्टर है वो आए और यहाँ एक लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का एक नया सेंटर मिले। इस पर हम इंशाल्लाह एक नया मॉडर्न जो आप समझें कि एलीट क्लास है जो शायद यहाँ आना नहीं चाहती थी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो भी कर रहे हैं, और जो पुराना मॉल रोड है उसको भी बेहतर करें। और यहाँ से एक रोड हम टूरिज़म हाईवे जिसका मंजूरी होगी है कोई 4 अरब से ज़्यादा की, यहाँ से वो आगे एक टूरिज़म स्पॉट है पत्रियाटा, उसको टच करेगी, फिर आगे एक नया टूरिज़म स्पॉट है कोटली सतियाँ, फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इस इलाके का एक सरप्राइज़ एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको पंच पीर कहते हैं, उसको लिंक करते हुए ये GT रोड पर लिंक हो जाएगी और रिंग रोड को लिंक हो जाएगी। तो आप टूरिस्ट को आने के लिए, मरी आने के लिए, अगर वो इधर से आना चाहे तो आ तो सकता है, लेकिन उसको एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया जिसमें रॉक्स हैं, जिसमें आबशारें हैं, जिसमें चश्मे हैं, जिसमें जंगलात हैं और बड़े बड़े खूबसूरत पीक्स हैं, वो देखता हुआ आएगा। और ये एक हम टूरिज़म कॉरिडोर बना रहे हैं और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इसको CPEC का एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाए फॉर टूरिज़म और एक मॉडल एक ये एरिया बन जाए फॉर टूरिज़म जिसका इम्पैक्ट जो है वो हम बाद में नॉर्दर्न एरियाज़ में भी इसको रेप्लिकेट करें। तो ये हमारा आइडिया है और ये टूरिज़म हाईवे या मॉल रोड 2 उसी पूरे टूरिज़म पैकेज का हिस्सा है। सदाकत अली अब्बासी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज डूब रहा है, तो ऐसे मौके पे अब सियासी सवाल नहीं करते, ज़रा हल्की फुल्की गपशप होती है। पहले तो मौसम के हवाले से शायद यही इस इलाके की खूबसूरती है कि इतने हज़ारों लोग आते हैं एक दिन में, वो यही कुछ देखने आते हैं कि इस वक्त आप देखें ना कितना ज़बरदस्त मौसम है, सनसेट आपको नज़र आ रहा है वैली से। आप खुश शक्ल हैं, पहनने ओढ़ने की खूब सूझबूझ भी रखते हैं, ऐसे में दिल तो बहुत तोड़े होंगे आपने। वो कहते हैं ना वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, लेकिन हमारी कहानी वैसे जो इश्क है ना वो इमरान खान की नज़रिए से शुरू हुआ और आज MNA बन के उनको वज़ीर आज़म बना के ख़त्म हुआ। तो शायद जब ये इस तरह का टाइम था तो मेरे लिए जद्दोजहद का टाइम था, तो शायद उस इश्क में जिस इश्क की तरफ आपका इशारा है वो शायद इग्नोर हो गया। शादी का मरहला कैसे तय किया, पसंद से की या वालिदैन की मर्ज़ी? मिक्स्ड ही था, वालिदैन की चॉइस थी, फर्स्ट कज़न्स है, वालिद साहब ने जब कहा तो मुझे भी कोई उस पर एतराज़ नहीं था, एक कंपैटिबिलिटी भी थी दोनों
ख़ानदानों की हर लिहाज से, बस जैसे जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, सबसे अच्छी किसी भी इंसान की जो खूबसूरती है वो तो उसके अंदर की खूबसूरती होती है, क्योंकि ज़ाहिरी खूबसूरती जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, कभी ख़त्म भी हो जाती है। सीरत अच्छी हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बाकी खूबसूरत चेहरे किसी को नहीं बुरे लगते, सबको अच्छे लगते हैं। ये तो बाद में पता चलता है कि उसकी सीरत कैसी है। नहीं, इतने हम कमज़ोर नहीं है, पहले सीरत चेक कर लेते उसके बाद होता है। लेकिन ठीक है, इतना कोई लव एट फर्स्ट साइट का मैं कायल नहीं हूँ। आपको इंसान कोई भी देख के उसके बाद उसका पता करके उसके से बंदे का कोई अगर कोई बंदा किसी से इम्प्रेस होता है, लिहाजा मेरी अट्रैक्शन में उसका उठने बैठने का अंदाज़, पहनावे का अंदाज़, शक्ल, तमीज़, आदाब, ये सारे मिल के तो एक इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। आप वेल ड्रेस और अप टू डेट रहते हैं, स्टाइलिंग के लिए किसी को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं कोई ज़्यादा अप टू डेट रहता हूँ। सफ़ेद कमीज शलवार, काली चप्पल और ऊपर के जो हमारे यहाँ आजकल ब्लू कलर की वेस्ट कोट है, इसके अलावा मैंने कोई किसी किस्म की कोई ब्यूटी टिप्स नहीं लिए। सादा सा आदमी हूँ। कोई मैं खाने पीने के मामले में और पहनावे के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता। खुद शॉपिंग करते हैं या बेगम? मैं तो शॉपिंग से बहुत मुझे नफ़रत है, लेकिन नॉर्मली मेरी और मेरी वाइफ की जो चॉइस है वो मुख्तलिफ है, इसलिए शुरू में हमारी शॉपिंग करती थी बेचारी शौक़ से, तो मैंने कोई उसको बहुत ज़्यादा उसकी मैं लाइकिंग नहीं आती। अब मैं अपनी खुद ही शॉपिंग करता हूँ और मैं एक दर्जी रखा हुआ जिससे कपड़े सिलवाता हूँ। जो मेरा दूसरा स्पोर्ट्स के मेरा ज़्यादा पहनता हूँ वो मैं ब्रांडेड ही लेता हूँ। आपके ड्रेसेस में ज़्यादातर ब्लू कलर गालिब रहता है, इसकी क्या वजह? वाइट और ब्लू ही होता है मर्दों का, मुझे सोबर लगता है। ब्लैक, ग्रे और ब्लू मेरी चॉइसेस हैं, लेकिन ब्लू जिसमें थोड़ी सी शौखी भी आ जाती है और थोड़ी सी सादगी भी आ जाती है। अब अगर रेड और पिंक पहनेंगे शायद दूसरा स्टाइल आशिकाना सा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सोबर और संजीदा ही नज़र हूँ। तोहफे लेना अच्छा लगता है या देना? वैसे मैं कोई चीज़ भी ले के तो मैं हैवी हार्ट महसूस करता हूँ, बोझल महसूस करता हूँ, तो मुझे तोहफे देना पसंद है। लेकिन अगर कोई तोहफ़ा देने वाला उससे मुझे प्यार हो तो फिर तोहफे से भी प्यार रहता है। मेरे लिए इंसान मैटर करते हैं, मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल इमटीरियल। वो क्या चीज़ है जो घर से निकलते हुए कभी भी नहीं भूलते? अपना फ़ोन अपने साथ रखना और फ़ोन को लॉक रखना। बाकी चीज़ें मैं काफ़ी खासा भुलक्कड़ हूँ, अक्सर मैं गाड़ी खुद चलाऊँ तो फ्यूल ख़त्म हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भूल जाता हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें आप भी पढ़ते तो होंगे? देखिए, मैंने कोर्स की किताबें पढ़ी हैं फ्रैंकली। उस तरह मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है। आजकल मैं उस दौर का हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो जिस चीज़ की भी मालूमात देखनी हो इंटरनेट पे देखता हूँ। मैं उस तरह बुक रीडर नहीं हूँ। शायरी से शगफ है? शायरी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं शेर याद नहीं रखता, भूल जाता हूँ। फिल्में देखने का शौक़ तो होगा? देखिए, फ़िल्में मैंने बहुत देखी हैं तालिब इल्मी के दौर में और अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में। जब से सियासत में आया टाइम ही नहीं मिला। मैंने अंग्रेज़ी की फ़िल्म टाइटैनिक देखी थी सिनेमा में जाके। पिछला जो पूरी गुजरी है ढाई कोई मूवी नहीं देखी, कोई टीवी का ड्रामा। इवन आप देख सकते हैं कि सब दुनिया ने औरतों को देखा है, मैंने उसका एक कोई सेकंड भी नहीं देखा। आप ख़ुद भी खुश शक्ल हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको कभी फिल्म से ऑफ़र तो आई होगी? नहीं, किसी एक दो जगह से उन्होंने कहा था कि हमने मूवी बनानी है जिसमें हमने एक पॉलिटिकल बंदा दिखाना है, पॉलिटिकल स्ट्रगल का। तो वो मेरी बात हुई थी, लेकिन वो फिर मेरे उनको 2-3 दफ़ा टाइम दे के मैं जा नहीं सका। तो कभी शोबिज़ शायद मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरा जो हमारी रवायात हैं उसमें हम ड्रामे फिल्मों तक नहीं जा सकते। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? म्यूज़िक हर तरह का पसंद करते हैं और मैं समझता हूँ कि वाकई म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बहुत सुना, अभी भी जब कोई मैं अकेला होता हूँ तो उनको सुनता हूँ। फिर जो लेटेस्ट गाने हैं वो भी सुनता हूँ। अंग्रेज़ी मैं नहीं सुनता, पंजाबी, उर्दू सुनता हूँ। इंडियन सॉन्ग्स बड़े पसंद है। राहत फ़तेह अली ख़ान को सुनता हूँ। बहुत सारे हमारे जो यंग सिंगर्स हैं इनको भी सुनता हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कौन सी कव्वाली या गाना आपको पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो गोरख धंधा है जो वो कव्वाली टाइप है, वो पसंद है। फिर उन किसे दा यार ना बिछड़े मुझे बड़ा पसंद आ रहा। शायद जब वो ज़िंदा थे तो हमें उनका एहसास नहीं था, लेकिन अब जब हमें थोड़ी म्यूज़िक की समझ आई है तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की हर कव्वाली और हर गाना आफरी बड़ा पसंद है मुझे। आपके साथी कहते हैं कि आपको खुद भी गाना गाने का शौक़ है? जी, गाना गाने का शौक़ है और दोस्तों में बैठ के गाते भी हैं, लेकिन जब से सियासत में आए तो वो मुनासिब नहीं लगता। बिकॉज़ हमारे जितने सियासी मुखालिफ होते हैं वो हमारी बातों को निकाल के फिर उसको डब करके फिर चलाते हैं और उससे
शायद सियासी नुकसान होता है मेरी, चूँकि मेरा हल्का इस किस्म का है। कभी बेगम को गाना गाकर मनाया? मनाया तो खैर नहीं, गाना गा के बहुत दफ़ा सुनाया। हमारी शादी में और इंगेजमेंट में दरमियान में टाइम गुजरा तो हम फैमिली गैदरिंग में बैठा करते थे, तो सारे फिर उसमें मेरी आवाज़ को वो ठीक समझते थे। वैसे भी जब कभी हम बाहर जाएं फैमिली के साथ फिर हम कर सकते हैं, लेकिन नॉट पब्लिकली। आपका रोमांस ऑफ लाइफ क्या है? मेरा रोमांस ऑफ लाइफ मेरा नज़रिया था, मेरा पैशन है, बहुत कुछ कर जाऊँ अपनी ज़िंदगी में कि लोग याद रखें। आपकी फवाद चौधरी साहब के साथ क्यों नहीं बनती? कभी कभी बनती भी है, कभी कभी। फवाद चौधरी साहब बहुत ही आउटस्पोकन आदमी हैं और एक दो दफ़ा उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ बयान दे दिए थे बड़े सख्त किस्म के। वो कोई जेलम का, मैं जो कि मेरे अंडर आता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो वो जेलम से MNA, मैंने वहाँ तंजीम लगाई, मैंने कोशिश की कि उनसे मुशावरत करूँ, लेकिन उनकी और तंजीम की अनबन होगी तो वो मुझे फ़ैसला करना पड़ गया जो फवाद साहब की मर्ज़ी का नहीं था। तो उस पर फिर उन्होंने वो अपनी एंगर दिखाई मुख्तलिफ़ जगह पे। ज़ाहिर है मेरा शायद कोई नुकसान भी हुआ होगा, सियासी उन्होंने किया होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल है माजी की बात है। हम कोई साल 6 महीने नाराज़ रहे, सख्त नाराज़ रहे, बातचीत भी नहीं थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मुझे फवाद साहब आके मिले, गले लगाया, तो मेरा ख्याल है वो ख़त्म होगी फिर हमारी नाराज़गी। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। मैं कहूँगा जी 9 आउट ऑफ 10, 10/10 मैं कायदे आज़म को दूँगा। आप अपनी ज़िंदगी में से एक चीज़ को अगर अनडू कर सकते हो तो वो चीज़ क्या होगी? मुश्किल सवाल है, बहुत सारी ज़िंदगी में मैंने गलतियाँ की हैं और मैं एक बात का मुझे दुख है कि मेरे वालिद साहब की आखिरी टाइम में मैं उनके बीमार, तो उनको बहुत मैंने टाइम दिया, लेकिन आखिरी साल जो थे मेरे, जब मैं सियासत में बहुत कामयाब हो गया उनकी नज़र में, तो मैं उनको टाइम नहीं दे सका था। अब पिछले 2 महीने पहले डेथ हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अनडू हो सके कि मैं जो पॉलिटिक्स का टाइम था वो उनको देता। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की 2 खूबियाँ बताएं और 2 खामियाँ बताएं। खूबियाँ ये हैं कि बहुत ही मिलनसार आदमी है और बड़ा ही चलाक समझदार आदमी है। चलाक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, समझदार आदमी है। खामियाँ ये हैं कि जो वो करते हैं वो बताते नहीं हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर सके अपने आप को। जितना वो उनमें सलाहियत है उतना अगर वो बोल लेते तो बहुत अच्छा होता। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। असद उमर, थोड़ा नीचे भी देखें। बिलावल भुट्टो, ग्रो अप। शहबाज शरीफ, जान छाड़ दे यार। शाह महमूद कुरैशी, जो उनके साथ चले उनको शायद उनसे इग्नोर फील कर रहे हैं, उनको दोबारा रीग्रुप करें। मरियम नवाज। सियासत सीखें और हमजा से सीखें और शहबाज शरीफ से सीखें। चूज़ वन सर, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। दाल चावल या मटन कढ़ाई? मटन कढ़ाई। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म या बतौर क्रिकेटर? वज़ीर आज़म। चौधरी सरवर या जहांगीर तरीन? स्ट्रांगली चौधरी सरवर। रावलपिंडी या मरी? मरी। इस्लामाबाद या पंजाब? इस्लामाबाद। इन सियासतदानों की एक एक खामी बताएं। नवाज शरीफ? करप्ट। मुराद सईद? बहुत तेज़ बोलते चलते हैं। असद कैसर? बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन असेंबली में सिर्फ उनके मंजूर नज़र लोगों को टाइम देते हैं। फवाद चौधरी? बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और ज़्यादा बोल जाते हैं। चौधरी सरवर? चौधरी सरवर बातों में आ जाते हैं। अगर आपको किसी फिल्म में एक्टिंग की ऑफ़र आए तो इनमें से किसको अपने साथ हीरोइन के तौर पर लेंगे? माहिरा खान, सबा कमर, महविश याद? माहिरा खान ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो इसलिए आपका एक अंग्रेज़ी का छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ज़रूर लें। ये बताएं कि इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड़? ब्राउन शुगर। यू कैन से सॉलिड ब्राउन शुगर। मुझे नहीं पता और क्या कहते हैं। जैगरी? अच्छा। टींडे? नहीं याद नहीं। एप्पल गोल्ड? एप्पल गॉड। हाँ। लोटे को क्या कहते हैं जी? वैसे ये सारे आपने वो निकाले में जो अंग्रेज़ों के पास होते ही नहीं है। लोटा अंग्रेज़ों के पास होता नहीं है, इसलिए लोटा लोटा ही है। ईयर? अच्छा, ये किस ज़ुबान? इंग्लिश ज़ुबान के? इंग्लिश का जी। मुझे नहीं पता। ले सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी जी, बड़ा अच्छा लगा जी। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को कामयाब करे। जितना आप मेहनत कर रहे हैं और जितना आपने ट्रैवल किया मेरे साथ, तो मेरा तो अपने काम कर रहा था, तो अब मुझे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपका बड़ा कामयाब जाएगा और पाकिस्तान में जो टॉप के प्रोग्राम में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू।